everyone. This is Palak Agarwal and I welcome all of you on the platform of course Edu Infomaths. And today we'll discuss the second part for the capacity of the parties. In the first part, we have discussed in detail about the contracts related to minor. हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जितने भी अगर आप कोई भी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड हमने जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे कि अगर आप माइनर को बेनिफिशियरी बनाते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, देन इट वाज वैलिड. उस केस के अंदर उसे वैलिड कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड. और एक माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्या माना जाएगा उसे एब इनिशियो. एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड एट ऑल. आप उस कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकते हो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है जी. तो अब जो हम बात करेंगे, हमने सेक्शन 11 के अंदर हम लोगों ने तीन तरह की कैपेसिटी देखी थी, जिसके अंदर फर्स्ट वन वाज द मेजॉरिटी, कि अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है देन द पार्टी शुड बी अ मेजर और अबव द 18 इयर्स ऑफ एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. दूसरा क्या था कि दैट द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, कि जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए. And the third was that he should not be disqualified from any other law. तो हमने मेजॉरिटी से रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको हमने डिस्कस किया था. एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड एंड थर्ड पार्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. ठीक है जी. देखिए, सबसे पहले वही चीजें, माइनर का एग्रीमेंट जो भी हम लोग माइनर के साथ एग्रीमेंट करेंगे दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है? दैट इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड यू कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. मेजॉरिटी अटेन कर लेने के बाद भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी. Then it was position and person of unsound mind and disqualified person. तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है जी. देखिए, ये वही फिर से आ गया. तो अब हम चलते हैं सेकंड पे, पोजीशन ऑफ पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड. देखिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन होता है? जिसका मेंटली इम्बैलेंस होता है. दैट द पर्सन हु इज मेंटली इम्बैलेंस्ड, एक ऐसा पर्सन जो दिमागी तौर पे जिसकी हालत सही नहीं है. ठीक है जी. अब देखिए, दिमागी तौर पे अगर कोई पर्सन पागल है या फिर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसकी दिमागी तौर पे हालत सही नहीं है, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं. या तो वो परमानेंटली ही उसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, या फिर टेम्परेरीली. परमानेंट ही उसके दिमाग की हालत सही नहीं है, या फिर परमानेंट ही दिमाग की हालत सही नहीं है, या फिर ही इज टेम्परेरीली ऑफ अनसाउंड माइंड. कैसा होता है? देखिए, परमानेंट का मतलब है दैट द पर्सन इज इडियट. इडियट का मतलब है जो पर्सन वो जन्मजात ही पागल है, यानी कि द पर्सन इज बोर्न एज एन इडियट. वो पर्सन एक ऐसा है जो कि शुरू से ही क्या है? पागल है. ठीक है जी. उसके बाद क्या है? दैट ही हैज बीन टेम्परेरीली. टेम्परेरीली का मतलब है कि सर्टेन ओकेजन्स के ऊपर, जैसे मान लो कि किसी पर्सन को दौरे आते हैं, किसी पर्सन को अटैक्स आते हैं, इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, लूनेसी के अटैक्स आते हैं, तो वो पर्सन उस एक पर्टिकुलर अटैक के पीरियड में इनसेन माना जाएगा, अदरवाइज ही विल बी कंसीडर्ड एज अ सेन पर्सन. अब तक उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? साउंड माइंड का कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उस पर्सन को कोई भी अटैक आ जाता है इंसैनिटी का या फिर लूनेसी का, देन दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तब हम उस पर्सन को अनसाउंड माइंड का पर्सन कंसीडर करेंगे. ठीक है जी. देखिए, अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजली क्या है? वो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि एक पर्सन है जो कि थ्रू आउट हिज लाइफ क्या है? अनसाउंड माइंड का है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड.
कोई एक पर्सन है, वो वैसे तो पागल ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो समझदारी वाली बातें करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको अटैक्स आते हैं कई बार लुनेसी के, यानी कि कई बार तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, और कई बार क्या होता है, फिर से वही वो पागलों वाली बातें करना शुरू कर देता है। तो जिस टाइम पे वो पर्सन बिल्कुल सही है एंड ही इज टॉकिंग रैशनली, और वो बिल्कुल सही सलामत बात कर रहा है, देन दैट पर्सन कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, एट दैट टाइम व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का है, उस टाइम के ऊपर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड, अब हम और आप लोग हैं यूजली साउंड माइंड के हैं, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यानी कि अगर मान लीजिए हम और आप हैं, हम और आप क्या हैं, साउंड माइंड के पर्सन है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम लोग भी अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रिंक कर ली, अब ड्रिंक करने के बाद आपको कोई भी होश नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। That means at that time you are not in a position to think about yourself, कि आप अपना अच्छा और बुरा नहीं सोच सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर। That means now you are of a person of unsound mind and you cannot make a contract at that time. जब तक आपका वो ड्रिंक का नशा उतर नहीं जाता है, तब तक आप साउंड माइंड के कंसीडर नहीं किए जाएंगे, और तब तक के लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि एक पर्सन है, मान लीजिए लुनाटिक असाइलम के अंदर, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरवल्स। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको बुखार चढ़ता है या फिर जिसको लुनेसी के दौरे आते हैं, जो कि ड्रिंक करता है, तो एट दैट टाइम जब वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, एट दैट टाइम द पर्सन कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब वो पर्सन इस पोजीशन में आ जाएगा दैट ही कैन मेक रैशनल जजमेंट्स फॉर हिमसेल्फ, तब हम उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर देंगे। देखिए, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने हक के बारे में नहीं समझ सकता, तो तब तक के लिए हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रखते हैं। मान लीजिए ए ने दारू पी हुई है, ए ने ड्रिंक की हुई है, और बी उसको बोलता है कि चल आजा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच देना, मैं तुम्हें उसके बदले में 5 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी 50 लाख की है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, 50 लाख रुपए की है ये प्रॉपर्टी, एंड ही द बी इज कॉन्ट्रैक्टेड विद ए टू पे ओनली ₹5 लाख, और ए भी नशे की हालत में बोल देता है हाँ हाँ यार तू तो मेरा भाई जैसा है, कोई बात नहीं, तू जितने मर्जी में दे दियो। तो दैट मीन्स उस टाइम पीरियड के अंदर ए जो है वो अपनी सेंसेस में नहीं है, एंड ही इज नॉट एबल टू मेक रैशनल जजमेंट फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए सही से रैशनल समझदारी वाला काम जजमेंट नहीं देख पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो रैशनल जजमेंट जब तक आप नहीं बना पाते, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सी, डिस्क्वालिफाइड पर्संस। अब वो कहता है कि तीसरा क्या है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। वो कहता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरे लॉ के अंदर, देखिए हमारे पास बहुत सारे लॉ होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेसिकली फॉर द ट्रांजैक्शंस, फॉर द ट्रेडिंग रूल्स, लेकिन जैसे आईपीसी हो गया, इंसॉल्वेंसी एक्ट हो गया, बैंकरप्सी एक्ट हो गया, सरफासी एक्ट हो गया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, तो ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंदर भी मेरे राइट्स एंड लायबिलिटीज बताए गए होते हैं। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि जो भी एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, क्या है, जो भी एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन है बाय एनी अदर लॉ, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको दूसरे एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है, यानी कि उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया है, तो वो पर्सन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आके भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन है? फर्स्ट वन इज एलियन एनिमी। एलियन एनिमी होता है जिसके साथ हमारी कंट्री के टर्म्स अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स कुछ ज्यादा अच्छे रहे नहीं हैं,
इसीलिए अगर मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान को एलियन एनिमी डिक्लेयर कर देती है, एलियन एनिमी वो होती हैं, वो कंट्रीज होती हैं जिसके साथ हमारी कंट्री की वॉर चल रहा है, जिसके साथ हमारी कंट्री का युद्ध चल रहा है, और एलियन फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हमारी कंट्री पीस पे है, जिसके साथ हमारा कोई भी वॉर नहीं चल रहा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया, तो ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एलियन फ्रेंड्स हैं। एलियन एनिमी कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिनके साथ हमारी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो वो कहता है कि इन लोगों के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज दीज पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बाय द लॉ टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, an alien whose country is at war with the Republic of India is called an alien enemy. An alien enemy can neither enter into a contract nor can sue in Indian court except by the license from central government. और अगर आपने मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और अब आपको उसकी रेमेडी चाहिए, तो अब आपको स्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन नॉट स्यू द इंडियन गवर्नमेंट। आप इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट के अंदर आके किसी भी इंडियन पर्सन को सू नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप उस पर्सन से सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परमिशन नहीं ले लेते। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कन्विक्ट। कन्विक्ट कौन होता है? जिसको सजा सुनाई गई है, जो कि किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड है और उसको सजा सुनाई गई है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट, जब तक वो पर्सन जेल के अंदर है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने जेल के अंदर आने से पहले किए हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने जेल में आने से पहले किए थे और अब सामने वाला उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं कर रहा है, तो अगर आपको उनको स्यू भी करना है तो भी आप जेल से बाहर निकल कर ही उसको स्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्यू भी नहीं कर सकते हैं। स्यू का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर कोर्ट केस इम्प्रीजनमेंट से बाहर आके ही कर सकते हैं, यानी कि जेल से बाहर आके ही उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप जेल में रहते हुए उसके ऊपर सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जब एक पर्सन अपने कर्जे पे नहीं कर पाता, जब एक पर्सन अपने कर्जों को पे नहीं कर पाता तो उसे गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर देती है? बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट पर्सन। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होता है, अब आपने लोगों के पैसे देने हैं 10 करोड़ रुपए, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपए की सिर्फ, तो अब क्या करेंगे? तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एक पर्सन अपॉइंट करेगी जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल अजाइनी और लिक्विडेटर। गवर्नमेंट क्या करेगी? एक पर्सन को अपॉइंट करेगी ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो आपके पास आएगा, आपका सारा एसेट्स लेगा आपसे और उसको रिलेटिवली कहाँ बांट देगा? इन 10 करोड़ जो आपने देने हैं इनके अंदर बांट देगा। अगर जिसको मान लो आपने 10 रुपए देने थे तो उसको 5 रुपए देके सेटिस्फाई कर देगा कि भैया देख अब इसका दिवालिया निकल चुका है, अब ये 10 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए तुम्हें पे कर सकता है, तो ये भी ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब एक इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन अपनी एसेट्स बेचता है? कहते हैं जो कि हमारा ऑफिशियल अजाइनी है, जो हमारा ऑफिशियल रिसीवर है और जो ऑफिशियल अजाइनी है वही ये सारे काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है जी। क्लियर है? Such person cannot enter into contract related to his property. सारे काम कौन करता है? ऑफिशियल अजाइनी। He cannot sue and he cannot be sued. तो ये पर्सन ना तो स्यू कर सकता है और ना ही इसके ऊपर कोई सूट फाइल कर सकता है। ठीक है जी। The last is foreign sovereign and foreign ambassadors.
जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं और जो फॉरेन एम्बेसडर्स जो सॉवरेन्स होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज के अंदर होते हैं, मान लो इंडिया के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, तो उसके अंदर उसी कंट्री के लोग अपॉइंट होंगे। पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर पाकिस्तानी लोग होंगे, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर अमेरिका के ऑफिशियल्स होंगे, चाइना की एम्बेसी के अंदर चाइना के लोग रह रहे होंगे। तो यहाँ पे जो भी एम्बेसडर्स हैं, जो भी सॉवरेन्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले लेते, दे कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू द इंडिया, तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास थोड़ी सी मैंने छोटी रखी थी क्योंकि आज हम लोग पैसेज भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा पैसेज का होगा, उसके अंदर हम लोग एक कॉम्प्रीहेंशन को उठाएंगे और कॉम्प्रीहेंशन के साथ हम लोग उसके बाकी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? सो थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स एड्यू को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज बी विद इन टच विद अस फॉर द क्लैट 2021, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने हमारे टच के अंदर रहना है। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।